दोस्तों, हमारे चैनल फजक हुसैन में आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। जवाहर नवोदय विद्यालय के 6th क्लास एंट्रेंस टेस्ट के लिए हम प्रैक्टिस सेट फर्स्ट लेकर हाजिर हैं। आपको इस वीडियो से पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो प्रश्न पत्र है वो 3 खंडों में विभाजित होता है। नंबर 1 सामान्य योग्यता परीक्षण, नंबर 2 अंक गणित परीक्षण और तीसरा होता है भाषा परीक्षण। हम अलग अलग खंडों के वीडियोस लेकर आपके सामने हाजिर होते रहे हैं और होते आगे भी आपके सामने लाते रहेंगे। तो अब इस वीडियो में हम लेकर हाजिर हैं प्रैक्टिस सेट फर्स्ट 2023 के लिए है। ये अभी होने वाला है प्रश्न, ये टेस्ट। तो हाजिर है खंड सेकंड अंक गणित परीक्षण। इसमें आपके प्रश्न दिए जाएंगे और उस प्रश्न के 4 उत्तर दिए जाएंगे। उन 4 उत्तरों में एक उत्तर सही होगा जिसको आपको बताना है। 40 प्रश्न होंगे मानसिक योग्यता परीक्षण के और 41 से शुरू होता है अंकगणित परीक्षण। तो ये अंकगणित का पहला प्रश्न है। 2,02,000 को अंकों द्वारा लिखने का प्राप्त होगा। इसमें 2 लाख और 2,000 इसको हम अंकों में कैसे लिखेंगे? तो हम लिख लेते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो हम लाख के नीचे लिखेंगे 2। ये 2 लाख हैं तो लाख के नीचे हम 2 लिख लेते हैं। 2 लाख, 2,000 और 1000 के नीचे भी 2 लिख लेते हैं। अब इसके अलावा इतनी दिया है 2 लाख 2,000, इसको अंकों में लिखना है। तो इसके अलावा जो भी अंक बचे, इकाई का स्थान बचा वो उसके भी 0 कर देंगे, दहाई के स्थान पर भी 0, सैकड़े स्थान पर भी 0 और 10,000 के स्थान पर भी 0। तो ये हमारे लिख गया है 2 लाख 2,000। तो इसमें देखते हैं 2 0 2 0 0 0। तो ये है हमारे 2 लाख 2,000। तो सी विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर क्या होगा? तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखना हो तो हम 5 अंक में तो 0 0 लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 और छठे स्थान पर 1 लिख लेते हैं। तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ये प्राप्त हो गई है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 जगह 9 9 लिख लेंगे तो ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी। तो ये हो गई 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या, ये होगी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब इसका अंतर पूछा है तो इसमें घटा देंगे। तो घटाने के लिए हम इधर से दहाई लेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ दहाई लेंगे तो यहाँ 9, 10 की दहाई ले रहे हैं। दहाई के बाद इसमें इधर एक दहाई इधर उधार दी जा रही है। तो यहाँ पर 10 की दहाई ली तो यहाँ 10 थे, इधर एक इधर चला गया तो 9 बचे। यहाँ से भी यहाँ 1 तो चलेगा, यहाँ भी 9 बचेंगे। यहाँ से इधर जाएगा तो यहाँ 10 हो जाएंगे और यहाँ 9 रह जाएंगे। तो इस तरीके से हम घटाएंगे, 10 में से 9 घटाएंगे 1 बचेगा, यहाँ 9 में से 9 गए 0, यहाँ भी 9 में से 0 और यहाँ भी 0, 1 2 3 जगह 0, यहाँ भी 9 बचेंगे तो ये 9 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 90,001। तो इसमें है 90,001 सी विकल्प में है। तो इसका प्रश्न का जो ऑप्शन है, विकल्प है, वो सी ही सही है। इस प्रश्न में कोष्ठक भी है, गुणा भी है, धन भी है, भाग भी है और ऋण भी है। तो इसको सरल करने का जो तरीका है वो नियम, हम एक नियम होता है उसके तहत इसको सरल करेंगे। तो नियम है हमारा BODMAS का, BODMAS। इसकी फुल फॉर्म होगी ब्रैकेट ऑफ डिवाइडेशन, फिर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो इसको अगर हिंदी में समझें तो यहाँ पर पहले कोष्ठक को हल करेंगे, उसके बाद डिवाइडेशन भाग और मल्टीप्लिकेशन गुणा और एडिशन जोड़ और सब्ट्रैक्शन घटाओ। ये हमारी तरतीब होगी, क्रम होगा सॉल्व करने का, यानी सरल करने का। पहले हम भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर घटाव करेंगे। और इन सब क्रियाओं से पहले ये सारी क्रियाएं हम करेंगे तो वो कोष्ठक को पहले सबसे पहले हल करेंगे। हम इसमें कोष्ठक है तो प्रश्न देख लेते हैं। तो ये है हमारा प्रश्न। तो सबसे पहले कोष्ठक हल करेंगे। अब कोष्ठक के अंदर देखते हैं, धन है और गुणा है, ये 2 चिन्ह हैं। धन और गुणा में सबसे पहले क्या करना है? हमें सबसे पहले भाग करना है, तो भाग इसमें है नहीं
गुणा करना है तो यहाँ गुणा सबसे पहले कर लेंगे। इस कोष्ठक को हल करें, 3 कोष्ठक से बाहर है, कोष्ठक से अंदर देखते हैं। 13 है और धन में इधर गुणा में 6 और 7 हैं, तो 7 का पहाड़ पड़ेंगे, 6 बार 7 का 42। ये कोष्ठक हमारा अब आधा सॉल्व हो गया है। अब फिर उसके बाद हम धन करेंगे। अगले कोष्ठक में देखते हैं, ये भाग कोष्ठक से बाहर है। इस कोष्ठक में भी गुणा का निशान है, सिर्फ गुणा का निशान, तो गुणा कर लेंगे, 11 तिया 33 हो जाएंगे। तो ये होगा हमारे 33, ये हल हो गया, कोष्ठक खत्म हो गया। माइनस इसमें भी 2 क्या है संक्रियाएं हैं, तो यहाँ ऋण है या गुणा है, तो ऋण गुणा पहले आ रहा है, ऋण से पहले जोड़ आ रहा है, तो जोड़ तो इसमें है नहीं, तो पहले गुणा करेंगे। अभी कोष्ठक इसमें लगा रहेगा, अभी एक संक्रिया और बाकी है। 22 12 ऋण 4 गुणा 2, 4 दूनी 8। अभी हमारे पास कोष्ठक बचे हुए हैं, यहाँ पर धन है, यहाँ घटा है, तो एक ही चिन्ह है, तो 3 बाहर है हमारा, तो ये चिन्ह हमारा जोड़ का है, तो इसे जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 55 भागित 33 ऋण। अब ये घट जाएगा, 12 में से 8 घटा देंगे, ये बचेंगे 4। अब इसमें देखें, यहाँ पर गुणा हो रहा है। कोष्ठक से बाहर कोई संख्या होती है तो उस संख्या का गुणा होता है, जब तक कि उसके बीच में कोई और चिन्ह ना हो। तो ये हो गया गुणा। 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16 डिवाइड बाई 33 माइनस 4। अब यहाँ 2 चिन्ह बचे हैं, कोष्ठक सब खत्म हो चुके हैं, 2 चिन्ह बचे हैं, भाग और ऋण। तो हमारा नियम जो कहता है सबसे पहले भाग करेंगे, उसके बाद लास्ट में हमारा ऋण है, तो उसके बाद हम गुणा करेंगे, फिर घटा जोड़ करेंगे, फिर घटा, लास्ट घटाव जो है वो लास्ट में होता है। 33 का भाग देंगे यहाँ पर, तो ये 5 बार जा रहा है, 5 तिया 15, 5 तिया 15 1 16, तो ये 5 बार इसमें भाग चला गया है, ऋण 4। अब 5 में से 4 घटा देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 1। तो 1 देखते हैं किस विकल्प में है, 1 है बी विकल्प में, तो बी विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न जो हमारे सामने है, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या है। तो प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं, शुरू में अभाज्य संख्याएं 4 ले लेते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि 1 जो है वो न तो अभाज्य है और न भाज्य है, ये ना अभाज्य है और भाज्य। पहली जो संख्या बनेगी जो अभाज्य होगी वो 2 है। तो ये भी याद रखते हैं कि हम पहली अभाज्य संख्या 2 है, ये अभाज्य भी है, और ये सम संख्या भी जो है वो पहली सम संख्या है। पहली सम संख्या भी 2 है और अभाज्य संख्या भी पहली 2 है। इसके बाद हमारी आती है 3, उसके बाद 5 और उसके बाद है 7। यानी ऐसी संख्याएं जो अपने के अलावा और 1 के अलावा किसी से भी विभाजित न हो, वह हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब इनका योगफल निकालना है, तो इनको हम जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर हमारा क्या प्राप्त होता है, 2 3 5 हो जाएगा, 5 10 और 7 17। तो इनका योग आया पहली 4 अभाज्य संख्याओं का 17, तो डी विकल्प इसका सही है। 12 से 1/16 का दशमलव समतुल्य, इसको यानी दशमलव में बदलना है। 12 से 1/16 को दशमलव में बदले तो वो दशमलव रूप क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो ये है हमारा 12 सही 1/16। तो इसको दशमलव में बदलेंगे तो 12 जो पूरी संख्या, ये मिश्र भिन्न कहलाती है। 12 पूर्णांक है और ये हमारा अंश है, तो ये दशमलव में आ जाएगा 1/16। तो 1/16 को दशमलव बनाने के लिए 16 का भाग देंगे 1 में। अब 1 में 16 का भाग देते ये भाग नहीं जाएगा, तो इसलिए भाग टूटे की बिंदी लगा देते हैं, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, अब भी भाग नहीं जाएगा, फिर 0 इधर ले लेंगे, 1 और 1 0 और बढ़ा लेंगे। अब 16 का भाग चला जाएगा, 16 छक्का 96 होता है, बच्चे 4, 16 दूनी 32। अब बचे 8, 0 फिर बढ़ा लेंगे, 16 पंजे 80। तो ये हमारा यहीं तक रुक गया, तो 0.0625 आ गया है दशमलव किसका, 1/16 का भाग। 12 दशमलव से पहले संख्या 0 है, तो वो उसकी जगह 12 होगी, और दशमलव के बाद संख्या आती है 0.625, तो इसके समतुल्य होगा ये 12 से 1/16 इस दशमलव संख्या के समतुल्य होगा, यानी इसका रूप दशमलव ये हो जाएगा। तो दशमलव में जो आएगा वो आएगा 12.0625, तो सी विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में ये कहा गया है कि वह कौन सी संख्या है जो 4 8 और 6 तीनों संख्याओं का गुणज है।
तो संख्याओं का, तीनों संख्याओं का गुणज होने का मतलब ये है कि ऐसी संख्या इसमें से निकालना है, कौन सी संख्या है जो 4, 8 और 6 यानी तीनों संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। जो संख्या इन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी वही इन तीनों का गुणज कहलाएगी। तो इसमें देख लेते हैं 4 से विभाजित हो, 8 से भी हो, 6 से भी हो। ये 4 संख्या है वो से कटने के लिए क्या है, अंक जो संख्या दी गई है इसके 2 अंक अगर 4 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 4 चौक 16, ये 4 से विभाजित है। यहाँ 4 कम 4, 4 6 24, ये 4 से विभाजित है। 4 दूनी 8, 4 16, ये विभाजित है। 4 8 32, 4 से ये सब विभाजित हैं, तो इसका मसला हल हो गया। अब 8 से देखते हैं तीनों अंक, लास्ट के तीनों अंक अगर 8 से विभाजित है तो फिर ये संख्या 8 से पूरी विभाजित होगी। तो 8 चौक 32 हो रहे हैं, यहाँ पर 7 बचेंगे 76, 8 से ये नहीं कट रही है तो ये कैंसिल हो गई। 8 से विभाजन के लिए 8 64, 2 बचेंगे 8 24, ये 8 से विभाजित हो रही है। 8 8 64, 5 बचेंगे 8 7 56, ये 8 से विभाजित हो रही है। अब ये 8 6 48, 6 बचेंगे 8 7 56, 8 9 72, ये भी 8 से विभाजित हो रही है। अब ये 6 से विभाजित होने के लिए इसमें 2 से विभाजित होना चाहिए और 3 से विभाजित होना चाहिए। 3 से विभाजित होने के लिए इनको जोड़ेंगे 6 और 6 12, 4 16, 16 3 से विभाजित नहीं है तो ये 6 से विभाजित नहीं होगी, ये कैंसिल हो गई। यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 दूना 3 6, ये 3 से विभाजित हो रही है तो, और लास्ट में अंक सम है तो फिर ये 6 से विभाजित हो जाएगी। सी से ये 3 से ये विभाजित नहीं होगी। 9 3 12, 4 2 14 हो रहे हैं। तो ये संख्या जो है 696 वो 4 से विभाजित हो रही है, 8 से हो रही है, 6 से भी हो रही है। तीनों संख्या का गुणज है, तो सी विकल्प इसका सही है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 तथा 426 को भाग करने पर प्रत्येक अवस्था में 6 शेष देती है। यानी ऐसी संख्या जिसमें से इनमें से ऐसी कौन संख्या है जिससे इन दोनों को भाग दें तो 6 शेषफल बचे। तो इसके लिए बड़ी से बड़ी संख्या यानी हमें मासा निकालना है, ऐसा मासा जो हर बार में यानी हर संख्या में से 6 वापस कर दे, यानी 6 शेष बच जाए। तो ये है 270, ये है 426, 6 वापस हो रहे हैं, यानी 6 शेष बचे हैं, तो 6 पहले से हम घटा दे रहे हैं। तो 6 घटा दिया है, इसमें बचेंगे 264, इसमें से बचेंगे 420। अब इनका हम मासा निकाल रहे हैं, तो मासा निकालने के लिए भाग विधि देखते हैं। तो 420 में भाग देंगे 264 का, 264 भाग दें तो ये एक बार जाएगा 264। तो घटा देंगे 6 बच जाएंगे, यहाँ से 1 बचेगा, दही ले लेंगे तो 5 बच जाएंगे, यहाँ से 3 बचे 1 बचेगा। 156 का भाग देंगे 264 में। अब 15 में 30 होते हैं तो ये भी 2 बार नहीं जाएगा, 1 बार जाएगा, तो 156। फिर हम भाग दे देंगे 14 में से 6, 8 बच्चे यहाँ रह गए, 5 0 और ये 1, 108। 156 में भी 108 का भाग जाएगा 1 बार, 8 बच्चे 48 बचे। और इसमें भी अब 2 बार जा सकता है, 2 8 16, 2 4 8 9 96 बच गए। यहाँ से 8 में से 2 बचे, यहाँ पर 1 बचा 12। अब ये 12 से 12 चौक 48, 4 बार पूरा चला गया है। अब ये हमारा शेष बची रहेगा। तो ये 12 जो संख्या है वही है इनका मासा। किसका मासा है? ये मासा है इसका 264 और 420। इनमें 6 जोड़ दें तो 270 आ जाएगा, इसमें 6 जोड़ दें तो 426 हो जाएगा। तो इन संख्याओं में अगर 12 का भाग देंगे तो ये 6 शेष बचेगा दोनों बार, और इनमें अगर भाग देंगे तो ये पूरी विभाजित हो जाएंगी 12 से। तो 12 ही हमारा उत्तर होगा। तो ये 12 है पहले विकल्प में, तो ए विकल्प इसका सही है। 5045 ये संख्या जो लिखी हुई है 5045 लिखी हुई है, ग्राम बराबर है किलोग्राम ग्राम किलोग्राम ग्राम, यानी इसको किलोग्राम और ग्राम में अगर प्रदर्शित करें तो फिर वो किसके बराबर होगा? तो ये 5045 5000 हैं, ग्राम है, तो 5000 में यानी 1000 में 1 किलो होता है, तो 5000 में 5 किलो हो जाएगा। ये 3 अंक हम छोड़ दें तो ये जो संख्या आएगी 1000 पर, क्योंकि 1000 ग्राम का 1 किलो होता है, तो जो 1000 पर अंक है वही किलो होंगे, तो 5 किलो हो जाएंगे और ये ग्राम ही रहेंगे। तो 5 किलो 45 ग्राम रहेंगे। तो ये बी विकल्प में है, तो बी विकल्प इसका सही है। 10 भुजा वाले 2 ठोस घनों को साथ साथ रखने पर प्राप्त घनाभ का आयतन कितना होगा? ये हमारा घन है
10 सेमी, इसकी 10 सेमी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, और इसके बराबर में 10 सेमी वाला 10 सेमी भुजा वाला एक घन और रख देते हैं। तो इससे जो घनाभ बनेगा तो उसकी जो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करके उसका आयतन निकालना। अब इस घनाभ का आयतन क्या होगा, तो आयतन देखते हैं हम कितना होगा। आयतन बराबर होता है घनाभ का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई हमारी 10 ये और 10 ये 20 हो गई। ऊंचाई इसकी भी 10 है, इसकी भी 10 है, तो समान रहेगी। चौड़ाई भी, और चौड़ाई भी 10 और 10 और ऊंचाई भी 10, यानी ऊंचाई और चौड़ाई तो समान रहेगी, लेकिन लंबाई में बदलाव आ जाएगा, यानी 10 ये हो जाएगा और 10 ये हो जाएगा। 1 2 3 3 0 आ गए, एक एकम 1, 1 दूनी 2, ये आ गया 2000 घन सेमी। इसकी जो इकाई होगी वो घन सेमी होगी। तो ये आ जाएगा 2000 घन सेंटीमीटर बी विकल्प में, तो बी विकल्प इसका भी सही है। अगला प्रश्न है, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी है। 8 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार तरण ताल इस प्लॉट का 1/8 भाग घेरता है। प्लॉट की लंबाई क्या होगी। एक प्लॉट है, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से दोगुनी है। अगर इसकी चौड़ाई x है तो इसकी लंबाई 2x होगी। अब 8 सेमी वाला एक वर्गाकार, यहाँ पर एक वर्गाकार तरणताल है, इसका ये भी 8 है, ये भी 8 है, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो इससे 8वां हिस्सा है, तो ये 8 गुना होगा ये क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल, इसका हम तरणताल का क्षेत्रफल निकालें तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 8 गुणा 8, और ये जो होगा वो प्लॉट के क्षेत्रफल का 8वां हिस्सा है। प्लॉट का क्षेत्रफल इसका 1/8, ये है वर्ग का क्षेत्रफल। तो ये 8 इधर के इधर आ जाएंगे, इधर बटे में है, इधर गुणा में आ जाएंगे, 8 गुणा 8 गुणा 8। अब प्लॉट का क्षेत्रफल कितना होगा, तो ये लंबाई हमारी 2x है, चौड़ाई x है, तो x की वैल्यू हमें निकालना है। तो इसका 8 का गुणा कर दें 8 में, तो ये हो जाएगा 8 × 64, और 64 का हम करेंगे 512। अब ये 2 बटे में आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा x²। तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, 256। अब x का वर्ग है तो x बराबर आ जाएगा √256। 256 का वर्गमूल निकालना है, तो ये वर्गमूल निकालने के लिए 256 किसका वर्ग है, तो वही हमारा वर्गमूल होगा 256 का। तो हमें याद होना चाहिए 16 का, अगर 16 में गुणा करते हैं तो ये 256 आता है, यानी 256 जो 16 का वर्ग 256 है, तो 256 का वर्गमूल क्या होगा, 16 होगा। तो अब ये 16 x की वैल्यू आ गई है, तो ये है हमारी 16 यानी चौड़ाई, और लंबाई इसकी दुगनी है, तो ये हो जाएगी 16 दूनी 32। तो जो प्लॉट की लंबाई होगी वो 32 मीटर होगी, तो बी विकल्प इसका सही है। एक आदमी ने एक ट्रांजिस्टर 800 रुपये में खरीदा, उस पर 400 अतिरिक्त खर्च किया, इसके बाद उसने 1500 रुपये में उसे बेच दिया, उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो एक जो ट्रांजिस्टर है, रेडियो है, वो ख़रीदा है 800 रुपये में, और 400 उस पर और लगाए हैं, खर्च कर दिए हैं उस पर, तो टोटल उसका खर्चा उस रेडियो पर पड़ा है वो हुआ है 1200 रुपये। तो अब उसका जो क्रय मूल्य, यानी जिसमें उसने सही तरीके से खर्च किया है, वो क्रय मूल्य हमारा वो होगा 1200 पूरा हो जाएगा, और उसको 1500 रुपये 1500 रुपये में बेच दिया है, तो ये होगा विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य है हमारा 1500, तो उसमें लाभ प्रतिशत पूछा, तो पहले हम लाभ निकालेंगे। लाभ कितना हुआ, 1200 रुपये उस पर टोटल खर्च किए, 1500 में बेच दिया, तो उसका जो लाभ होगा वो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे, तो ये 300 रुपये लाभ हुआ उसे। अब लाभ हमें प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा,
लाभ प्रतिशत निकालने के लिए पहले हम लाभ को लेते हैं, जितना लाभ हुआ है उसमें 100 का गुणा करते हैं, और जितना हमारा क्रय किया था यानी जितने उस पर खर्च हुए थे वो हम लिख लेते हैं। तो लाभ हुआ है हमारा 300 रुपये, इसमें से 100 का गुणा कर देंगे, और क्रय मूल्य हमारा पड़ा है वो रेडियो 1200 रुपये में। तो 1200 का हम भाग दे देंगे, 1 2 ये 2 जीरो इससे कट गए हैं। अब हमारा बचा है 300 और 12 का हम भाग देंगे, 12 दूनी 24, 2 6 बचेंगे, 12 पंजे 60। तो ये 25 आया है, 25% उसको लाभ मिला है। तो 25% है हमारा बी विकल्प में, तो बी विकल्प इसका सही है। कुछ वस्तुओं को 10 में 12 के भाव से खरीदा जाता है तथा सभी वस्तुओं को 12 रुपये में 10 के भाव से बेच देता है। प्रतिशत लाभ कितना हुआ? 10 रुपये की 12 खरीदी और 12 की 10 बेच दी, तो क्रय मूल्य कितना होगा? 12 वस्तुएं 10 रुपये की, तो एक वस्तु कितने की होगी? 10/12 की। ये हो गया क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। और 10 वस्तुएं 12 की बेच दी, तो एक वस्तु कितने की बेची? 12/10। ये हो गया सेल प्राइस। अब लाभ कितना होगा? तो लाभ का मतलब है SP माइनस CP, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो ये हो गया हमारा 12/10 माइनस 10/12। इसको हम हल कर लेंगे, 120, 12 144 माइनस 10 100, ये हो गया 44/120। ये हुआ हमारा लाभ। अब लाभ परसेंट निकालना है। लाभ परसेंट हमारा क्या होगा? लाभ लेना है। लाभ कितना है? 44/120 इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस की 10/100, 10/12, 12 ऊपर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 2 ये 2 जीरो कट गए, 12 से 12 कैंसिल हो गए, 44 बचे यहाँ। तो ये आया लाभ प्रतिशत में 44%। तो ये डी ब्लॉक में 44%, डी इसका विकल्प सही है। कितने समय में? यहाँ समय पूछा है 1500 की एक राशि 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज के रूप में 240 प्राप्त होंगे। तो साधारण ब्याज 240 रुपये प्राप्त हो रहा है। समय पूछा गया है 4 प्रति वर्ष वार्षिक ब्याज की दर है। तो 100 रुपये पे हैं 4 रुपये, तो 1500 पे क्या होंगे? इसमें 15 गुणा कर दें तो ये 1500 हो जाएगा। इसमें 15 गुणा किया तो इसमें भी 15 गुणा कर दें, तो ये आ जाएगा 1500। 1500 में कितने? 15 चौक 60। तो ये हो गए 1 साल के। अब 1 साल के 60 रुपये हुए और मिल रहे हैं उसको 240 रुपये। तो 60 1 साल के, 60 1 साल के, 60 1 साल के और 60 1 साल के, ये हो जाते हैं 240 रुपये। कितना हो गए? 1 2 3 4 साल में इसके इतने रुपए मिलेंगे। तो 4 साल ये दिया गया है हमारा पहले ही विकल्प में, पहला ऑप्शन इसका सही है। इस प्रश्न में अंक दिए गए हैं 4 0 7 2 1 1 2 3 4 5 अंक दिए गए हैं। इससे बनने वाली छोटी से छोटी 5 अंकों की सम संख्या कौन सी है? छोटी से छोटी और 5 अंकों की सम संख्या निकालना है। तो छोटी छोटी के लिए हम सबसे पहले सबसे छोटा डिजिट लेंगे, वो है हमारा 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, फिर 4, फिर 7। अब यहाँ 0 है हमारा बाईं तरफ, तो ये डिजिट में नहीं गिना जाएगा, इसलिए 1 को इधर ले लेंगे, 0 को इधर ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 0 2 4 7। ये छोटी से छोटी बनने वाली संख्या है। लेकिन यहाँ पर लास्ट में 7 आया तो ये विषम संख्या, और यहाँ पर कह रहे हैं सम संख्या कौन सी होगी? तो फिर हम यहाँ पर 4 को इधर ले लेंगे और 7 को इधर ले लेंगे, तो ये हो गया 1 2 7 4। तो ये है दिए गए अंकों से बनने वाली छोटी से छोटी 5 अंकों की सम संख्या। तो ये होगी 1 0 2 7 4, सी विकल्प में है, सी विकल्प इसका सही है। किसी संख्या का 1/3 14 है तो उस संख्या का 40% क्या होगा? 1/3 14 है, यानी तीसरा हिस्सा 14 है, तो वो संख्या क्या हो जाएगी? इससे 3 गुनी होगी, यानी 14 और 14 और 14, तो ये आ जाएगी 14 3 42। तो वो संख्या हो गई 42। अब इसका 40%, 42 का 40% निकालने के लिए 42 × 40/100 लिख देंगे।
तो इसको हम हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई 4 दूनी 8, 4 चक 16/10, 10 से डिवाइडेड 16.8 आ जाएगा। 16.8 बी विकल्प में, बी विकल्प इसका सही है। 3 से 4 से 346 तक कुल कितने नोट होंगे, तो इसमें क्या होगा, इसमें से 346 में से घटा दें 304 को, तो 304 अगर घटा देंगे तो ये हमारे 42 बचेंगे, तो इसमें 304 भी निकल जाएगा और हमारा ये 304 भी शामिल करना है, तो एक और जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 43। तो ये 43 है, सी ऑप्शन में, सी विकल्प इसका सही है। 29 तथा 63 के गुणनफल में से क्या घटाया जाए कि परिणाम 1600 आ जाए। तो परिणाम 1600 लाने के लिए क्या घटाना है, 29 गुणा 63 में से, तो 29 गुणा 63 में से क्या घटाएं, 16, इसमें से क्या घटाएं, यानी इसका मतलब ये इससे 1600 ज़्यादा होगी, तो 1600 घटा के देख लेंगे कितनी ज़्यादा है, वही चीज़ इसमें से घटा देंगे तो 1600 उसका परिणाम आ जाएगा। पहले इसको गुणा कर लेते हैं। गुणा करने के लिए इसमें करेंगे 30 - 1 इंटू 63 - 16, तो 63 का गुणा कर देंगे, 0 3 3 9 3 6 18 माइनस 63 माइनस 1600, तो ये हो गए 1890, इसमें से घटा देंगे 1663, तो ये आ जाएगा हमारा 7 बच जाएगा, 8 में से 2 गए, 6 का 2 बचेगा, यहाँ से 2 बच गए, 227। तो ये जो संख्या है ये 227 इससे ज़्यादा है, तो इसे घटा देंगे, तो 227 है हमारे बी विकल्प में, बी विकल्प इसका सही है। इस प्रश्न में संख्या दी गई है 76,895 में से कौन छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि ये 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 16 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए इसे 16 से भाग दें और शेष फल हमारा 0 आ जाए, तो इसमें 16 का भाग दे देते हैं, शेषफल कितना आता है वो चीज़ घटाना पड़ेगी। 16 चौको 64, ये 4 बार चला गया इसमें भाग 64, यहाँ से बचेगा 2 और 1 12 हो गई, ये 8 उतार लिया, 16 का 6 16 7 28 16 7 112 16 16 8 128। अब ये पूरा पूरा भाग जा चुका है, 9 उतार ले लिया, इसमें 9 में भाग नहीं जाएगा, 9 0 ये ले लेंगे और 5 फिर उतार लेंगे, तो यह 16 5 80 16 6 96 16 5 80, यहाँ से बच गए 15, ये 15 हमारे शेष बच गए हैं, ये नहीं बचते तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाती, इसका मतलब इसमें से 15 ही घटा दें, तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगी 16 से, तो 15 घटा दें, 15 हमारा डी विकल्प में है, तो विकल्प डी सही है। इस प्रश्न में एक भिन्न संख्या दी है, मिश्र भिन्न दी गई, इस दशमलव समतुल्य यानी इसको उस दशमलव में बदले तो किसके बराबर आएगी, तो ये है 5 सही 4/8, तो 5 ये पूरा है तो 5 दशमलव आ जाएगा, और 4/8 का मतलब है 1/2, और 1/2 का मतलब है 0.5 यानी आधी, तो 5.5 ये इसके बराबर होगी, तो 5.5 का मतलब 5.50 भी हो सकता है, तो यानी 0 इसमें अगर लिख दें तो इसके मान पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 5.50, तो ए विकल्प में है, ये ए विकल्प इसका सही है। 60वां प्रश्न है, ये मैथ पोर्शन का लास्ट प्रश्न है, इसमें कुछ भिन्न संख्या दी गई है और बीच में धन का निशान लग रहा है, तो इसका मतलब इसको जोड़ना है, तो जोड़ने के बाद इसका मान क्या आएगा सरल करने के बाद, तो वो हमें निकालना है। देखते हैं 1/3 धन, 1/6 धन, 1/12 धन, 1/24, इसको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए इसका लासा ले लेंगे। लासा का मतलब ऐसी संख्या जो इन सबसे पूरी विभाजित हो जाए, तो ये 24 है, जो 24 तो 24 से विभाजित होगी 12 से भी विभाजित है, 6 से भी है, 3 से भी है, तो 24 को हम लासा ले लेते हैं, 3 का भाग देंगे, 3 8 24, 8 बार इसमें गया तो 8 का 1 में गुणा कर देंगे, तो 8 एकम 8 धन, 6 का भाग देंगे, 6 चौक 24, 4 बार गया, 4 एकम 4, 12 दूनी 24 होता है, 2 बार गया, 2 दूनी 2 एकम दे, 24 एकम 24। अब 1 2 3 7 8 15, 15/24 है, इससे 3 से काट देंगे, 3 5 15, 3 8 24, 5/8 आ गया है, तो ये 5/8 है सी विकल्प में, तो सी विकल्प हमारा सही है।
तो दोस्तों हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाएं तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा।